हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, सीए इंटर एग्जामिनेशन इज राउंड द कॉर्नर एंड सारे बच्चे बोल रहे थे सर एडवांस अकाउंट्स को अब लास्ट में किस तरीके से रिवाइज करना है, उसकी एक स्ट्रैटेजी दे दो सो दैट हम लोग प्रॉपरली लास्ट टाइम में रिवीजन करके अपने एडवांस अकाउंट्स के पेपर को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि सर आपने हमेशा बोला है ये ऐसा पेपर है ग्रुप वन में जो इंस्टीट्यूट लेंदी तो करता है बट क्वेश्चंस एकदम सिमिलर देता है जैसे आपने क्लास में किए हैं या जैसे आपने पढ़े हैं। एंड यहां पर मार्क्स उठाना काफी इजी है कंपेयर टू मार्क्स उठाना इन अदर टू सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप वन। तो किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हमें लास्ट टाइम में रिवीजन करना चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम ले सके इस सब्जेक्ट से और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके अपने सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स के पेपर में। सबसे पहली बात, एडवांस अकाउंट्स अपना पहला पेपर है तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। क्योंकि जितना अच्छा आप एडवांस अकाउंट्स करके आओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस, आपका जील आगे के पेपर्स के लिए इंक्रीज होगा, उतना आप अच्छी तरीके से आगे के पेपर्स में बैठ पाओगे। क्योंकि ये पहला पेपर है, मैंने बहुत बार देखा है बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, अच्छे से रिवीजन कर रखा है, डर के मारे, सिर्फ डर के मारे वो एग्जाम अपना खराब कर देते हैं। तो आप प्लीज डरिएगा मत इस पेपर में। मेरे गुरु ज्ञान के सारे वीडियो YouTube पे अपलोडेड है। पहला 15 मिनट कैसे यूज करना है, किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या चीज बाद में करना है, टफ पेपर में कैसे आपको अपने आप को हैंडल करना है, हर चीज YouTube में अपलोडेड है। मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप प्लीज उसको रेफर कर लेना एंड साथ साथ ये रिविजन स्ट्रैटेजी फॉलो करना। आई एम श्योर कि आप एग्जामिनेशन 100% स्कोर करोगे इस एडवांस अकाउंट्स के पेपर में। एडवांस अकाउंट्स के लिए क्योंकि ये पहला पेपर है और इसमें हमें सच में बहुत अच्छा करना है, हम लोग कम से कम 4 दिन देंगे रिवीजन के लिए। 3 से 4 दिन मेरे को चाहिए कि मैं एडवांस अकाउंट्स का प्रॉपर रिवीजन कर सकूं। बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारा कंटेंट है, बहुत कुछ रिवाइज करना है एंड पहला पेपर है। तो इस पेपर को रिवीजन करने के लिए कम से कम 3 और मैं बोलता हूं ऑन एन एवरेज एक एवरेज बच्चे को 4 दिन देने चाहिए। मैंने ये रूटीन बनाई है, अगर कोई बच्चा 4 दिन लेके रिवीजन करना चाहता है एडवांस अकाउंट्स के पेपर की, क्योंकि आपका पहला पेपर है, आपके पास 3 से 4 दिन का रिवीजन समय है। हम लोग जब भी रिवीजन करेंगे हम सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे नहीं, हम क्वेश्चंस का रिटन प्रैक्टिस करेंगे। यानी हर चैप्टर जो भी हम रिवाइज करेंगे उसके 2-3 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमने क्लास में मार्क किए थे एज इंपॉर्टेंट, जो हमने डे बिफोर एग्जाम्स के देखने के लिए रख रखे हैं, वो 2-3-4 क्वेश्चन आपको हाथ से बनाने हैं। अगर आप 4 दिन का समय अपने आप को दोगे तो ये पॉसिबल है, आप हर चैप्टर के 3-4 क्वेश्चन अपने हाथ से बना सकते हो। और वहीं अगर आप 3 दिन दोगे तो थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा सो दैट आप वो काम कर सको। पहले दिन में आपको कवर करना है, डे वन में आपको कवर करना है चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आप इसी चैप्टर को रिवाइज करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से देखना है, पीएल का फॉर्मेट अच्छे से देखना है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में मैं इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोल रहा हूं जो एक बार आप देख लीजिएगा। शेयर कैपिटल बहुत अच्छे से देखिएगा, रिजर्व सरप्लस बहुत अच्छे से देखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छे से देख लीजिएगा, फिक्स्ड एसेट्स पीपीई अच्छे से देख लीजिएगा एंड बोरोइंग्स को भी आप अगर अच्छे से देख लो तो बेटर है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, करंट मैच्योरिटीज को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाना, ये 4-5 अगर आप अच्छे से देख लेते हो, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोइंग्स, फिक्स्ड एसेट पीपी एंड ट्रेड रिसीवेबल, तो मैक्सिमम काम आपका हो जाएगा। इससे ज्यादा आपको डिस्क्लोजर्स में दिक्कत नहीं आएगी। और एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज वाला जो नोट्स में हम डिस्क्लोज करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पीएल का फॉर्मेट, ये कुछ नोट्स एंड डिविडेंड का पोर्शन कभी भी आप भूलिएगा मत। डिविडेंड के पोर्शन को जरूर रिवाइज कीजिएगा, उससे एक छोटा 5 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिवीजन के बाद आप जाओगे बाईबैक के चैप्टर में। बाईबैक का चैप्टर काफी इजी है, रिवीजन में कम से कम टाइम देना और क्वेश्चंस बनाने पर फोकस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें पीएल बैलेंस शीट दोनों हो जरूर बनाने की कोशिश करना, अच्छे से पूरा फॉर्मेट के साथ। 30 मिनट 35 मिनट लगेंगे, लगने देना बट अच्छे से बनाना। डिविडेंड का एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना, आउट ऑफ रिजर्व अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है। बाईबैक में एक क्वेश्चन, जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन, लिमिट्स ऑफ बाईबैक का जरूर प्रैक्टिस करना। फिर जाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हमारा तीसरा चैप्टर होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन, इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन जरूर से कीजिएगा।
ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कैसे कैसे आइटम्स आते हैं जरूर अच्छे से देखिएगा। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमें इनडायरेक्ट मेथड में चाहिए होता है उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छे से देखिएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हैं और जो आपको हर क्वेश्चन में काम आएगी। जब आप क्वेश्चंस बना रहे हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड का ऐसा लेना जिसमें सिर्फ आइटम्स दिए हुए हैं, आपको प्लस माइनस करके इनडायरेक्ट मेथड बनाना है। एक क्वेश्चन जहां पर पीएल और बैलेंस शीट दोनों दिया हुआ है वो लेना। एक क्वेश्चन जिसमें सिर्फ कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिया हुआ और आपको कैश फ्लो बनाना है वो वाला लेना। तीनों टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि कुछ भी आए आप बहुत इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सको। वैसे कैश फ्लो से 7 to 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, बड़े 14 मार्क के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। 7 to 10 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। ज्यादा चांस 5 to 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इजी क्वेश्चन रहेगा, आप आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। ये 3 चैप्टर डे 1 पर हम करेंगे, ये 3 चैप्टर डे 1 पर हम करेंगे। ये 3 चैप्टर अगर आप देखो तो अराउंड 25 मार्क्स आपको एग्जाम में इन 3 चैप्टर से देखने मिल सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS9 AS7 दोनों रेवेन्यू रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। 20 देखेंगे, 22 देखेंगे, ईपीएस एंड डेफर्ड टैक्सेस। ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 3 चैप्टर आप अपने पहले दिन पे करेंगे। AS20 से राइट इश्यू का ईपीएस कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन, बोनस का एक क्वेश्चन, ऑप्शन में डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन, डिबेंचर्स में डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेशन का एक एक क्वेश्चन जरूर देख ले। AS22 में डीटीए डीटीएल का नॉर्मल क्वेश्चन जहां पे कैलकुलेशंस होता है, डेप्रिसिएशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह दिया हुआ रहता है। एक क्वेश्चन मैट वाला मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का देख ले, एक क्वेश्चन आप देख ले वो टैक्स हॉलीडे वाला, तो इससे आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में एक क्वेश्चन जहां पर 2-3 साल का डेटा दिया हुआ है, आपको परसेंटेज कंप्लीशन कैलकुलेट करके हर साल का रेवेन्यू, हर साल का प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है, वो देखना। एक क्वेश्चन जहां पर वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ड्यू फ्रॉम कस्टमर, वो देखना। एक प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस का क्वेश्चन जरूर देखना। ये 3 क्वेश्चन देखेंगे तो AS7 कवर हो जाएगा। AS9 में वो जो छोटे छोटे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन है, 5 दे दिया, बोला 5 केसेस में रेवेन्यू कब कब रिकॉग्नाइज होगा, वो वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। डे 2 पर हम जाएंगे चैप्टर वाइज, हम 2 चैप्टर कवर करेंगे, अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों में से एक 14 मार्क का क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने मिलेगा और दूसरे से हो सकता है 5 to 7 मार्क का एक क्वेश्चन देखने मिल जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अब हम लोग एसेट्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिकअप करेंगे, एसेट्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पिकअप करेंगे। AS10 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, AS26 इंटेंजिबल एसेट, दोनों सिमिलर है तो AS10 और 26 साथ साथ पढ़ना, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। AS12 गवर्नमेंट ग्रांट, 16 बोरोइंग कॉस्ट, 19 लीजेस। ये 5 AS आपको सेकेंड डे पर करने हैं। ये 5 AS में से मेरे को लगता है 2 AS के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको सेकेंड डे पर करने हैं। थर्ड डे पर चैप्टर वाइज सिर्फ आप ब्रांच चैप्टर करोगे, ब्रांच, और दूसरा चैप्टर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी पार्ट है, चैप्टर का भी पार्ट है, तो ब्रांच और इन्वेस्टमेंट करोगे। ब्रांच के साथ साथ AS11 आप करेंगे जो फॉरेन ब्रांच में भी काम आएगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस दिन 4, 29, 28 एंड 2 दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और 28 AS रिलेटेड टू एसेट्स हो गए, और फिर 4 और 29 आप 2 करोगे। 29 में से आपको क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं, केस स्टडी बेस्ड AS है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां पे वारंटी का प्रोविजन हमने बनाया था, या फिर वो केसेस थे, 20 केसेस चल रहे थे जिसमें लॉस प्रोबेबिलिटी, विन प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, वो क्वेश्चन जरूर देख कर जाए, वो सब एग्जाम में आने के चांसेस है। AS28 में कैलकुलेशंस आपको अच्छे से देखने हैं, वैल्यू इन यूज का कैलकुलेशन, रिकवरेबल अमाउंट का कैलकुलेशन, कैरिंग अमाउंट का कैलकुलेशन और इंपेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन। इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग अच्छे से देखनी है। सीजीयू वाला पार्ट आप देख सकते हो, वैसे मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, बट आ सकता है, ऐसा नहीं है नहीं आ सकता है। सीजीयू में क्या करना है, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करके उसका अलोकेशन अच्छे से सीखना पड़ता है, तो वो सीजीयू वाला पार्ट देख लीजिएगा। AS2 में वैल्यूएशन प्रिंसिपल, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, रॉ मटेरियल का कॉस्ट का कंप्यूटेशन, एनआरवी का कंप्यूटेशन अच्छे से देख लीजिएगा। यही चीज से आपको एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने मिलेगा। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन हाथ से बना लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में रिसेंटली भी पूछा गया और आगे भी पूछा जा सकता है।
डे 4 में हमारा चैप्टर सिर्फ एक बाकी रहा, कंसोलिडेशन। बाद बाकी सारे चैप्टर्स हमारे हो गए, सिर्फ एक चैप्टर है कंसोलिडेशन। और बाद बाकी छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने आपको डे 4 पे दिए हैं। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, 10% क्राइटेरिया, बहुत अच्छे से देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो 5 पॉइंट है वो बहुत अच्छे से देख लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, कौन कौन से केसेस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं माने जाते, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। AS25 में टैक्स एक्सपेंस का कैलकुलेशन, इनकम और एक्सपेंस कैलकुलेट करके पीबीटी निकालना फॉर द क्वार्टर और फॉर द इंटरिम पीरियड, वो वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। AS1 एंड 5 आर सिंपल, ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, फटाफट कर लीजिएगा। AS1 में वो गोइंग कंसर्न वाला एक क्वेश्चन हाथ से बना लीजिएगा, गोइंग कंसर्न नॉट अ गोइंग कंसर्न में पीएल बैलेंस शीट कैसे बनेगा। और एक वो डिस्क्लोजर वाला क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ था आइटम्स और आपको बोला था बताइए नोट्स में कैसे डिस्क्लोज करेंगे, वो क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। लास्ट डे मॉर्निंग ऑफ एग्जाम AS15 आपको देखना है। सर AS15 आपने एकदम लास्ट में क्यों रखा है? बिकॉज ये ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको अगर आप किसी दिन बीच में लोगे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करके टाइम खराब कर दो। तो लिमिटेड टाइम पीरियड में अगर आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखोगे तो आपसे हो भी जाएगा और कम से कम टाइम में आप उसको कवर कर लोगे। कंपेंसेटेड, शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस, लीव सैलरी का अकाउंटिंग देख लेना और डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का अकाउंटिंग देख लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे टेक्निकल है। उसके बाद सारे अकाउंटिंग इजी है, एक बार पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा। AS15 वगैरह से जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे, तो उसी से आपको देख के जाना है और कुछ अलग से करने का दरकार नहीं है। और इंट्रोडक्शन टू AS भी लास्ट डे देख लेना, जैसे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडवांटेजेस ऑफ AS, डिसएडवांटेजेस ऑफ AS, इश्यूज डेल्ट बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड AS का फेजेस, ये थोड़ा सा लास्ट डे पर देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन अगर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लास्ट 4 दिन में आपको इस तरीके से अपना प्लान करना चाहिए और सारी चीजों को रिवाइज करना चाहिए। ये जो मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको जिस तरीके से करने बोले हैं, अगर आप करोगे तो इंपॉर्टेंस लेवल मैंने सेट कर रखा है, उसके हिसाब से ही मैंने दिया है। जैसे AS 9, 7, 20, 22 आर इंपॉर्टेंट AS। ये जो एसेट्स वाले AS है, इसमें से दो AS से आपको क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने मिलेगा। दीज आर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जिस तरीके से मैंने दिए हैं उसी तरीके से अगर आप करोगे तो आप बहुत फास्ट तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। अगर पॉसिबल हो तो ये जो AS2 है ना, AS2, ये इसी दिन कर पाओ 10 और 26 के साथ तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिंसिपल सिमिलर है। तो AS2 अगर 10, 26 के साथ कर पाओ तो बेटर रहेगा, नहीं कर पाओ तो नेक्स्ट डे कर लेना, ऐसा कोई चाप नहीं है। तो ये लास्ट 4 दिन में क्या आपका रिवीजन का सीक्वेंस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो मैंने आपको बोला, रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हर चैप्टर का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। सर एक बार अमलगमेशन का बता दो ना, क्या क्या क्वेश्चन बनाना है। एक परचेजिंग कंपनी परचेज मेथड, एक परचेजिंग कंपनी मर्जर मेथड, एक वेंडर कंपनी का क्वेश्चन, ये इतना आप कर लेते हो तो काम हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में एक बड़ा क्वेश्चन पूरा अच्छे से सॉल्व कर लो जहां पे सारे टाइप के बातें हो, और एक शेयर सरेंडर वाला क्वेश्चन कर लो, काम हो जाएगा। ऑल्टरेशन वगैरह वाला देख लेना, वो इजी है, अगर आएगा भी तो तुम कर पाओगे, मेरे को भरोसा है तुम पे। कंसोलिडेशन में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का क्वेश्चन, एक कंसोलिडेटेड पीएल का क्वेश्चन, मैंने मास्टर क्वेश्चन मार्क कराया था, उतना कर लीजिएगा। डिविडेंड के छोटे छोटे क्वेश्चन वाले एडजस्टमेंट एक बार देख लेना। बोनस का एडजस्टमेंट अच्छे से देख लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, आपका काम हो जाएगा। एसोसिएट जो है ना, एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, AS23, उसको आपको अच्छे से करना है, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जो भी एसोसिएट कंपनी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कमाएगा उसमें हम अपना शेयर कंसोलिडेट करके इन्वेस्टमेंट से ऐड करके दिखाएंगे। अगर डिविडेंड देगा तो डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से लेस करके दिखाएंगे। ये वाला पार्ट आप जरूर देख लेना, आपका काम हो जाएगा। ब्रांच से एक अच्छा क्वेश्चन लेना डिपेंडेंट ब्रांच का, जिसको स्टॉक डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम दोनों से बना लेना। एक रिटेल ब्रांच का क्वेश्चन कर लेना। इंडिपेंडेंट ब्रांच में जर्नल और इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन वाला क्वेश्चन देख लेना, बड़े क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। फॉरेन ब्रांच में कोई 1 या 2 क्वेश्चन देख लेना, एक इंटीग्रल ऑपरेशन, एक नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन, कन्वर्जन के आपसे हो रहा है कि नहीं, रेट्स वगैरह आप सही लगा रहे हो कि नहीं, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा 4 दिन में अपना रिवीजन करना है। रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, वो मत छोड़िएगा। अगर आप करेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, क्वेश्चन आपको देखा दिखाया मिलेगा। जैसे ही देखा दिखाया मिलेगा आप करना शुरू करेंगे। अगर आपने लास्ट डेज में प्रैक्टिस कर रखी है तो आपका हाथ चलते रहेगा, आप बीच में रुकोगे नहीं की हुई है तो बार बार सोचना पड़ेगा, यार इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है।
डोंट टच एनी न्यू टॉपिक, कोई भी नई टॉपिक को आप टच नहीं करेंगे। जो टॉपिक अभी तक आपने रिवाइज नहीं किया या पढ़ा नहीं है उसको अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, उसको लास्ट 4 दिन में इग्नोर कर दीजिएगा। आपके पास एक चॉइस रहता है, उस चॉइस में छोड़ दीजिएगा। एमसीक्यू में आ जाए तो अपने इंट्यूशन से या बेसिक नॉलेज से जितना आप कर पाओ उतना आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी टॉपिक में स्टक नहीं होना है। से फॉर एग्जाम्पल आप AS28 पढ़ने बैठे, अभी आपको कुछ चीजें याद नहीं आ रही है, आप उसको लेकर 2 घंटा नहीं बैठोगे। पहले उस दिन का बाद बाकी सारा चीज सल्टा दो और लास्ट डे, एकदम लास्ट डे के एंड में लेके AS28 को बैठो और जितना अच्छे से कर सको उतना कर लो। जो एक आध टॉपिक नहीं हो रहा है उसको काट दो, एग्जाम में नहीं आएगा ये मान के काम करो। क्योंकि अगर एक टॉपिक में आप स्टक हो गए, 2-3 घंटे आपने बर्बाद कर दिए, तो उसके कारण आपका दूसरा जो रिवीजन का शेड्यूल है वो रिवीजन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो कोई एक टॉपिक में अगर आप स्टक हो रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को डे के एंड पे ले जाओ, बाद बाकी सारा कंप्लीट कर लो, फिर इस टॉपिक में माथा लगाना प्लीज उसको लेकर आप मत बैठे रहना, अदरवाइज यू विल रूइन योर डे, यू विल रूइन योर डे। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करने हैं? देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए मैंने लास्ट दो टर्म में रिस्पेक्टिवली आरटीपी एमटीपी का पूरा सोल्यूशन कराया था, पूरा सोल्यूशन कराया था। जितने भी एमसीक्यू आए थे एग्जाम्स के भी, जो एग्जाम्स पेपर तो निकलते नहीं थे, आरटीपी एमटीपी के सारे एमसीक्यू, केस स्टडीज और नॉर्मल एमसीक्यू मैंने सॉल्व करवा के रखे हैं। इस टर्म में भी मैं एक एमसीक्यू की क्लास लूंगा। एमसीक्यू की क्लास मेरी रहेगी, आप अपना एग्जाम है उससे पहले 2 दिन पहले मैं लूंगा। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। आज 6 तारीख है ना, आप 7 तारीख 8 तारीख को रिवीजन चालू करोगे। हम लोग ना एमसीक्यू का सेशन लेंगे 9 जनवरी, 9 जनवरी को इवनिंग 8 PM, 9 जनवरी को इवनिंग 8 PM। इसमें हम क्या कवर करेंगे? लास्ट टर्म के जितने भी एमसीक्यू इंस्टीट्यूट के पेपर में आए वो हम करेंगे। करंट टर्म में आरटीपी और एमटीपी में जितने भी एमसीक्यू और केस स्टडीज है वो हम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टीट्यूट ने May 25 की बुक में कुछ केस सिनारियोज निकाले हैं, अगर उसमें कोई नया केस सिनारियोज होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। बट जो मैंने ऑलरेडी केस सिनारियोज एमसीक्यू डिस्कस कर रखे हैं, आई विल एडवाइज कि मैं वो वीडियो की लिंक आपको दे दूंगा इस वीडियो में, आप एक बार देख लेना, काम हो जाएगा। सो दैट उस दिन हम नई नई चीजें कर सके, रेदर देन डिस्कसिंग द सेम थिंग जो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो जो पीवाईक्यू में, आरटीपी में, एमटीपी में हमारे एमसीक्यूज होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप एमसीक्यूज से डरे नहीं और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं वो आपको एकदम 100% पता हो। इस तरीके से आपको अपने लास्ट 4 दिन प्लान करने हैं, किस तरीके से सीए इंटर एडवांस अकाउंट्स का आपको रिवीजन करना है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपने आप पर भरोसा रखिए और जो मैंने बोला उनको फॉलो कीजिए, गुरु ज्ञान देखिए। आई एम 100% श्योर कि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। हर बच्चा अपनी मेहनत करेगा तो एग्जामिनेशन एडवांस अकाउंट्स में पक्का स्कोर करेगा और यही मेरी इच्छा है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टाटा।